नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और जैसा आप सभी जानते हैं हमारे कार्यक्रम में होते हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद हमारा पशुधन और आखिर में बात होगी कामयाब किसान की दास्तान की। कैसे आप भी इस कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं ये बताएंगे आपको। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी की, जिसमें आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और किस तरीके से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कौन सी वो नई तकनीक है या कौन सी वो ऐसी फसल है जिसका चयन करके आपको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी होगी, आप जागरूक होंगे, तो जाहिर तौर पर आपकी आमदनी दोगुनी भी हो सकती है और फसल कोई भी हो आप उससे बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। तो आइए इन्हीं सारी जानकारी के लिए देखते हैं हमारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज डीडी किसान की टीम दक्षिण भारत के कोल्हार ज़िले के केंचीपुरा गांव में है और हमारे साथ है यहाँ के प्रगतिशील किसान श्री अंजनप्पा जी। अंजनप्पा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अंजनप्पा जी यहाँ माने हुए प्रगतिशील किसान हैं। इन्हें देख कर के लोग, इनसे सहायता लेकर के लोग अपने खेती बाड़ी में भी बो लेते हैं। ये काफ़ी दिनों से अपनी खेती में लगे हुए हैं। लगभग ये 30 साल से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं। पारंपरिक खेती में यहाँ ये सब्जियों की लेते थे, जैसे आलू, भिंडी, बैंगन, प्याज, इस तरह का खेती ये करते थे। अब समय के साथ साथ ये अपने आप में बदलाव लाए हैं और हॉर्टिकल्चर की तरफ अपना रुख किए हैं। बागवानी में जाकर के यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर से मिल कर के उन्होंने काफ़ी कुछ सहायता लिया और आम, केले, अमरूद और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिल कर के चंदन का भी उन्होंने पेड़ यहाँ लगाए हैं। तो इससे आइए आप, मैं इनसे जानता हूँ कि किस तरह से ये फ़ायदा ले रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। अंजनप्पा जी, आप ये बताइए कितने दिनों से आप खेती कर रहे हैं? मैं 30 साल तक करेगा। फर्स्ट का क्या होगा, पूरा कमर्शियल क्रॉप करेगा। वो आलू, सब्जी, वो क्या क्या का करेगा। वो क्या होगा, धीरे 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 वो पानी कम होगा। मेन का प्रॉब्लम पानी का कम होगा। वो 500 फीट में मिलने का पानी 1000 चलेगा। वो करंट कम देते। फिर ने क्या करते हैं, अभी वो 1 साल के एक बार फसलाने का वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मिल को करने का शुरू करेगा। ये नारियल, वो नीम का, आम का, मेन क्रॉप गोवा इसका कर को फिर ना वो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर, वो चंदन का, फिर ना नीम का। अभी 2 साल पालन करे तो फिर ना पालन नहीं, जीरो कल्टिवेशन इसका करेगा। पूरा कम पानी में लेबर कम से चलते। यहाँ पानी की बहुत कमी है, पानी की लेवल नीचे गिरती ही जा रही है, जिससे उन्हें काफ़ी चिंता हुई कि आगे उनके लागत में बढ़ावा हो रहा है। कटाव करने के लिए, उस लागत को कम करने के लिए उन्होंने हॉर्टिकल्चर की तरफ रुख किया। हॉर्टिकल्चर में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर से, वहाँ के वैज्ञानिकों से और वहाँ की तकनीकी सहायता लेकर के उन्होंने आम, आड़ू, गुआवा, अंजीर, अमरूद और इस तरह के फलों का उन्होंने ये किया। और साथ ही साथ उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी सहायता लेकर के नीम और चंदन जैसे पेड़ों का उन्होंने लगाया है। चंदन और नीम के लिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ मात्र 2 साल ही उन्हें मेहनत करना होता है। उसके बाद अगर 2 साल में वो अपने पेड़ों को बचा लेते हैं तो उसका मुनाफा अच्छा हो जाता है। एक समय के अंतराल 10 से 15 साल के बीच में उन्हें चंदन से बहुत मोटा लाभ मिलने की उम्मीद है। और वो जो लगातार करते आ रहे हैं फलों से, उनकी वो सालाना इनकम एक अच्छा खासा के रूप में खड़ा हो जाता है। तो अंजनप्पा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फ़लों में आपके पास कौन कौन से फल है और उसकी देखरेख कैसे करते हैं आप? हमारा पास मेन से वो गोवा, वो एक साल में 2 बार आएगा गोवा। वो गोवा फ्रूट का वो हमारा बाग का है तो लेना को चलते। वो एक रास्ता में बिकारी करने वाला, वो सेल करने वाला हमारा बाग का है तो 1 किलो का 30 रुपये 40 रुपये तक दे को उन्हें निकाल को तोल कुछ पैसा दे को चलते हैं। और फिर ना वो आम का हमारा पूरा अगर ऑर्गेनिक से करते उन्हें हमारा 5 किलो वो 10 किलो पैक कर को वो बेंगलुरु में बड़ा शहर में सेल करेगा।
वो पूरा नहीं तो पूरा बाग से एक बार सेल करे तो पैसा कम मिलता है, वो नहीं तो ये चलना का होता नहीं ऐसा। अंजनापा जी कहते हैं कि जैसा है कि कृषि में जो मार्केटिंग की जो स्थिति है वो है कि अगर वो एक बार में सारी फलों को निकाल के बेचते हैं तो अच्छा दाम नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं कि आसपास में वेंडर्स को जो आसपास में बेचते हैं वो आकर के इनसे अमरूद और आम के फल जो है ना लेके जाते हैं और वो यहीं आकर के उनसे ले जाते हैं और अच्छा दाम मिल जाता है और ये थोड़ा थोड़ा करके रोज़ बेचते हैं। इससे इनका मुनाफा लगातार रहता है और इन्हें आय बराबर दिखाई देती है। तो अंजनापा जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप इसकी देख रेख कैसे करते हैं और कौन कौन से क्वालिटी के आम और अमरूद रखा है आपने? हमारे पास वो ये तोतापुरी है ना, वो आम का तोतापुरी, बैगनपल्ली, वो गोवा का वो इलाहाबाद सफ़ेदा है ना, इसका बहुत बड़ा नहीं होता, अच्छा मीठा है ना, अच्छा ले ला तो खाएगा अजमी। फिर ना वो ये जैक फ्रूट है ना, जैक फ्रूट छोटी है ना, अभी 2 साल होगा तो अच्छा फसल आएगा। फिर ना वो हमारा मेन क्रॉप गोवा, इसका इलाहाबाद सफ़ेदा वो करेगा। अमरूद में इन्होंने इलाहाबाद सफ़ेदा नाम का जो फसल है उसको ले रखा है, उस क्वालिटी के अमरूद को अपने यहाँ रखा है। कहते हैं कि इसकी पेड़ की ऊंचाई छोटी होती है और फल अच्छा आता है और काफ़ी मीठा होता है, जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ मैंने इन पेड़ों को ये करके काट छाँट करके छोटे के रूप में ही रखना चाहेंगे, जिससे इससे क्या होता है कि इसका फलन सही होता है और इसे तोड़ने में भी सुविधा होती है। इलाहाबाद सफ़ेदा जो है ना यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड में है और उसकी मार्केट रेट भी अच्छी पाई जाती है। और जैसा अंजनापा जी कह रहे हैं कि इसका आम की जो वो है बैंगनफुली और तोतापुरी और बैंगनफुली 2 किस्म का आम ये लेते हैं, जो जिसकी डिमांड यहाँ बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा है। बेंगलुरु में जो है ना ये बैंगनफुली आम को कच्चे से लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कच्चे से लेकर के पकने तक इसका पूरा इस्तेमाल होता है। तोतापुरी पकने के बाद ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये माने एक इसकी जो आमदनी शुरू हो जाती है वो फल जैसे ही आता है शुरू, कच्चे से ही इनका बिकना शुरू हो जाता है। अंजनापा जी, मैं ये कहना चाहूँगा उसकी आप देख रेख कैसे करते हैं? आम के जो पेड़ की है इसकी देख रेख आप कैसे करते हैं? वो देखने का 1 साल का 2 बार गौमूत्र का वो जरा गोबर डालेगा, फिर ना वो जरा वो छोटी से एक मशीन में लूज करेगा वो साइल हो, फिर ना 2 बार गोबर डालेगा। कम पानी छोड़ते हैं, वो पानी वो सनलाइट जीकने नहीं तो जरा अच्छा ऊपर का वो पत्ता सब भी डालेगा। वो हमारा धीरे धीरे किधर में घूम को अच्छा दिखाई को अच्छा करेगा। तो जाना आपने खेती किसानी में किस तरीके से बेहतर उत्पादन करके अच्छा लाभ भी आप कमा सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे सेगमेंट हमारा पशुधन में, जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं ना सिर्फ पशुपालन क्षेत्र की, इसके अलावा अगर बात की जाए मुर्गी पालन या मछली पालन क्षेत्र की, क्योंकि ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं और इनके जरिए हमारे किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं हमारा पशुपालन में आपके लिए क्या है फायदेमंद।
किसान भाइयों, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देश में हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही दिन पे दिन हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि प्रति व्यक्ति यदि हम बात करें तो काफ़ी कम होती जा रही है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो किसान भाइयों के सामने ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो ऐसा कौन सा व्यवसाय अपनाएं जिससे वे अपने उस व्यवसाय को आय के रूप में अपना सकें। तो पशुपालन और मुर्गी पालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसान भाई कम ज़मीन अगर उनके पास है तो उसमें अपने इसको व्यवसाय के रूप में अपनाकर उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आय अर्जित कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो मुर्गी पालन जो कि मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है, मांस उत्पादन हेतु जिसको कि हम ब्रॉयलर उत्पादन के नाम से जानते हैं, दूसरा अंडा उत्पादन जिसको कि हम लेयर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही ऐसी योजनाएं हैं जिसपे भारत सरकार के द्वारा नाबार्ड के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जो हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में भी किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे इस संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं वो अपने निकटतम नाबार्ड के कार्यालय से जाकर इस पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य रूप से मुर्गी पालन 2 तरीके से किया जाता है, मांस के लिए और अंडा उत्पादन के लिए। तो अंडा उत्पादन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम मुर्गियों से अंडा उत्पादित करके और उसे बाज़ार में हम बेचते हैं और हमारे किसान भाइयों को उससे अच्छा आय प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है। इसमें वर्तमान समय में 10,000, 15,000 और 25,000 की लेयर फार्मिंग के ऊपर नाबार्ड की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें विभिन्न प्रदेश सरकारों द्वारा इस पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। और जो किसान भाई इसको अपनाकर इसको आय के रूप में या व्यवसाय के रूप में इसको कर रहे हैं वो इससे लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें नित्य प्रतिदिन यदि हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें मुर्गी पालन व्यवसाय में आधुनिक तरीके से करने पर उससे इसमें आमदनी का जो जरिया है वो और अधिक बढ़ जाता है। इस व्यवसाय में मुख्य रूप से हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि हमें विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप मुर्गी पालन, चाहे वो ब्रॉयलर फार्मिंग हो या लेयर फार्मिंग हो, उसको अपनाना चाहिए। समय समय पर इसमें टीकाकरण करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पे भी हम इसकी इकाई को रखते हैं उस इकाई की साफ़ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनके खान पान, उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर, साथ ही साथ उनकी आयु वर्ग के आधार पर उनको निर्धारित करते रहना चाहिए। जैसे ही लेयर बर्ड्स का उत्पादन काल ख़त्म हो जाता है उससे पूर्व में ही हमें यह सुनियोजित कर लेना चाहिए कि हमें इन बर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए जो आगे का स्टॉक चाहिए उसकी भी हमें व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो आहार है, जहाँ तक संभव हो सके आहार अपने ही फार्म पे यदि हमारे किसान भाई जो लेयर फार्मर है उसको बनाते हैं तो वो आहार पे आने वाला जो अतिरिक्त खर्च जो हम बाज़ार से खरीदते हैं उससे काफ़ी कम हो जाता है और वो सीधे किसी न किसी तरीके से लाभ के रूप में हमारे किसान भाइयों को प्राप्त होता है। जो लेयर फार्मिंग में मुख्य रूप से बर्ड यूज़ की जा रही है उसका जो बेसिक जर्म प्लाज्म है वो वाइट लेग हॉर्न है जिसको कि विश्व भर में अंडा उत्पादन के नाम से ही जाना जाता है। और हमारे देश में कुछ ऐसे निजी संस्थान हैं जिनके द्वारा इस तरह की इसकी जो स्ट्रेन है वो विकसित किए गए हैं जो एक साल में 300 से लेकर 330 तक अंडा दे देते हैं। तो इस दृष्टिया से यदि हम देखें तो निश्चित ही यदि हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो मुर्गी पालन के बारे में सोच रहे हैं तो अगर वो अंडा उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं तो निश्चित ही वो उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। जैसा आप सभी जानते हैं कोई भी महीना हो उसमें बेहद ज़रूरी कि आप अपने जो आपके पशु हैं आप उनका ख्याल रखें। तो इसी सारी जानकारी के लिए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जुलाई में ध्यान देने वाली बातें। जुलाई में अधिकांश हिस्सों में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है तथा कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ऐसे में गर्मी व नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाएं। कीचड़ और बाढ़ आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो, ऐसे उपाय अभी से करें। वर्षा जनित रोगों से बचाव के उपाय नहीं भूलें। अतः परजीवी व कृमिनाशक घोल या दवा देने का समय भी यही है। अगर मुंह पका खुर पका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग,
फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हों तो कृपया अभी लगवा ले। विशेष रूप से वयस्क भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग का टीका लगवाएं। पशु ब्याने के 2 घंटे के अंदर नवजात बछड़े व बछड़ियों को खीस यानी प्रथम स्तन्य अवश्य पिलाएं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से पशु को बचाने के लिए उसे गाभिन अवस्था में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम माह में पशु चिकित्सक द्वारा लगाए जाने वाला विटामिन ई व सिलेनियम का टीका प्रसव उपरांत होने वाली कठिनाइयों जैसे कि जेर का ना गिरना इत्यादि में लाभदायक होता है। अतः पानी के साथ 5 से 10 ग्राम चूना मिलाकर या कैल्शियम फास्फोरस का घोल 70 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। सींचित हरे चारे के खेतों में पशुओं को नहीं जाने दे, क्योंकि लंबी गर्मी के बाद अचानक वर्षा से जो हरे चारे की बढ़वार होती है उसमें साइनाइड जहर पैदा होने से चारा जहरीला हो जाता है। ये ज्वार की फसल में विशेष तौर पर होता है। ऐसी फसल को समय पूर्व कच्ची अवस्था में ना काटे और ना ही पशुओं को खिलाएं। चारा घासों की रुपाई करें और बढ़ रही घास की कटाई 40 से 50 दिनों के अंतर पर करते रहें। संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे की लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बिजाई करें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तान की। आप देखते रहिए गांव किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट, जी हाँ, कामयाब किसान की दास्तान। और ये दास्तान आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हर एक किसान एक सपना देखता है कामयाबी का। नई जानकारी को अपनाकर ना सिर्फ अपने उत्पादन को बढ़ाए बल्कि अपनी आमदनी को भी बढ़ा सके। और ऐसे ही जो सपने हैं जो हम आपको दास्तान दिखाते हैं उन किसानों ने भी देखे, और उनकी दास्तान आज हमारे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। तो आइए कामयाब किसान की दास्तान में देखते हैं एक ऐसे ही सफल किसान की दास्तान। दिल्ली के किसान विजयपाल ने खेती किसानी तो की ही, लेकिन इसके साथ साथ एक उद्देश्य को भी सार्थक किया, जिसमें किसानों की सब्जियों एवं फलों को एक अच्छा बाजार मुहैया कराया गया। हमारे फादर या दादाजी पहले काफ़ी गांव में खेती करते थे, तो उन्होंने सब्जियां बेचने के लिए बड़ी दिक्कत होती, मंडियों में जाना पड़ता था। युवा होने के नाते मैंने यहाँ पर द्वारका एरिया में घूमा और देखा भी सब्जी हम अपना यहाँ पर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकते हैं। तो उसी वजह से मैंने एक किसान मंडी द्वारका के नाम से कॉन्सेप्ट बनाया, और गांव में कुछ किसान, खुद तो किसान हूँ ही मैं, और कुछ और किसान जोड़ के मैंने उनको यहाँ पर उनकी सब्ज़ी लानी शुरू की। और यहाँ पर कस्टमर को सही रेट में, बीच में बिचौलिया होते थे मंडी में, वहाँ पर हमको सही रेट नहीं मिल पाता था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट खोला है, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसान जोड़ूंगा इसमें और सही रेट पे देने की कोशिश करूँ। विजयपाल ने अपने साथ अन्य किसानों को जोड़कर एक बाजार का निर्माण किया, जिसमें सभी किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सके और ग्राहकों को एक अच्छा उत्पाद।
मैं किसानों को और इसमें अच्छा तरह जोड़ना चाहूँगा और कंसेप्ट बना रहा हूँ। ज़्यादा हमारा माल बिकेगा, किसान और जोड़ेंगे। इतना तो नहीं भाई मैं पूरे किसान को जोड़ पाऊँ, पर कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा किसान जोड़ने की। ऑर्गेनिक है, जैसे सोनीपत में है ये पॉली हाउस वगैरह हैं, वहाँ पे किसान बड़ी मेहनत कर रहे हैं पॉली हाउस में, तो वहाँ से ऑर्गेनिक भी काफ़ी आइटम आते हैं, जैसे टमाटो है, रेड कैप्सिकम है, येलो कैप्सिकम है, काफ़ी है, तोरी है, ये भी वहाँ से डायरेक्ट किसानों से ऑर्गेनिक आती है। हमारा गांव पड़ता है यहाँ से 10 किलोमीटर, तो वहाँ से फ्रेश ही कट के आती हैं। ये नहीं भाई पहले दिन की सब्जी अगले दिन बेचो। सुबह 8 बजे कटती हैं, 8 साढ़े 7 8 बजे के लगभग, और 10 बजे तक लगभग यहाँ पहुँच जाती है। विजयपाल युवाओं को भी खेती किसानी में कुछ नया कर दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी मार्केटिंग खुद करें। अगर उसको अच्छी जगह मिलती है उसको अपने माल को बेचने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है मंडी में जाकर अपने माल को बेचें। तो अपना माल या फ्रूट एंड वेजिटेबल है तो अपना यहीं पे कहीं भी मार्केट में बाज़ार में जाके अच्छी जगह है वहाँ पे लेके कर सकता है। ग्राहक भी इस बाजार से संतुष्ट हैं, जहाँ उन्हें सही दाम और सही उत्पाद मिल रहे हैं। सब्जी मोस्टली मैं यहीं से ले जाता हूँ। पहले लेता था मंडी से, वहाँ पे आज लाओ कल तक ख़राब हो जाती थी। यहाँ 3-4 दिन तक बची रहती है, और यहाँ पे रेट भी ठीक है और क्वालिटी भी ठीक है। वो दूसरी यूरिया वगैरह डालते नहीं हैं, इससे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हमारे यहाँ सब्जियाँ सब बहुत फ्रेश है, रीज़नेबल है, एंड हम लोग बहुत खुश हैं। जो लोग वर्कर्स हैं यहाँ, वो लोग भी बहुत अच्छा से अटेंड करते हैं। और क्या चाहिए? प्राइस भी रीज़नेबल है, फ्रेश मिल जाता है, दैट्स ऑल, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो देखिए आपने कामयाबी की दास्तां, लेकिन ये दास्तां आपकी भी हो सकती है अगर आप लगातार जागरूक रहें, जानकारी लेते रहें। और इसीलिए गांव किसान आप तक सारी जानकारी पहुंचाता है, क्या नई तकनीक है, कौन सी नई योजनाएं हैं जिनसे आपको बेहतर लाभ मिल सकता है। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।